रोड कर रहे थे, बेंडिंग ऑफ रोड हमने डिस्कस कर लिया था। और लास्ट जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया होगा वो स्टेटमेंट था कि फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है। देखो जरा लास्ट स्टेटमेंट देखो, इज नॉट रिलायबल, यही था। सेंट्रीफ्यूगल हमने डिस्कस कर लिया था। सेंट्रीफ्यूगल के बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि फ्रिक्शन बहुत रिलायबल नहीं है, फ्रिक्शन के अलावा कुछ और यूज करो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है, दैट्स बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है। सो हमने लास्ट क्लास तक, अच्छा आज कुछ नहीं, काफी नए स्टूडेंट्स हैं, बट जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आप जस्ट 10-20 मिनट जरा पेशेंस रखो। आफ्टर 20 मिनट्स मैं कुछ नया शुरू करूंगा, जस्ट लॉज ऑफ मोशन में कंप्लीट कर रहा हूँ। इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन। विद इन 15 to 20 मिनट्स मैं वर्क एनर्जी इन पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, तो वो फ्रेश टॉपिक होगा, वहां से आपको कम परेशानी। तो वो पूछ रहा है आपकी तबीयत ठीक है? हाँ कुछ बेहतर है। बैंकिंग ऑफ रोड, देखो देखो ऑफ रोड का क्या मतलब है, जितने भी अक्सर जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं उन सर्कुलर टर्न्स के आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया जाता है। अगर आपने ये चीज कभी एक्सपीरियंस करी हो, सीपी में जो सेंट्रल पार्क है, कनॉट प्लेस में जो सेंट्रल पार्क है, उसके अराउंड जो सर्कुलर टर्न है, वो सर्कुलर टर्न फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा बैंक्ड उठा हुआ है। मीन सेंट्रल पार्क की तरफ अंदर गया हुआ है और दूसरी तरफ से उठा हुआ है। ये अगर आपने कभी रेसिंग ट्रैक्स देखे हो, रेसिंग ट्रैक्स भी फ्लैट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि फ्लैट ट्रैक है और वो सर्कुलर है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है। सर्कुलर ट्रैक है लेकिन उठा हुआ। भाई ये एक्सपीरियंस किया है किसी ने? सर मैंने करा है सर। अरे तुमने कहा, समझदार लड़का है, सब एक्सपीरियंस करता है। ऐसे में जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं, जो शार्प टर्न्स होते हैं, वो शार्प टर्न्स भी कभी फ्लैट नहीं होते। वो शार्प टर्न्स ऐसे होते हैं, ऐसे शार्प टर्न्स होते हैं। एक तरफ से अंदर होगा, दूसरी तरफ से वो शार्प टर्न बहुत ज्यादा उठा हुआ है। इसे बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं कि आउटर टर्न को उठा देते हैं। देखो आउटर टर्न को उठाने से अभी तुम्हें दिखेगा इतना फायदा होता है कि अभी तक क्या होता है कि आपको सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन एक बार आपने आउटर एज को उठा दिया, तो आउटर एज को उठाने की वजह से फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देगा। ये कुछ ऐसा है कि पहले पॉकेट मनी किसी एक ही सोर्स से आ रही थी, अब दो सोर्सेस हैं जो पॉकेट मनी दे रही है। एक फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल रिएक्शन। तो बैंकिंग मींस रेजिंग the outer edge of road above the inner edge. रोड के आउटर एज को उठा देना एज कंपेयर टू इनर एज इज नोन एज बैंकिंग। तो यहां होगा ऐसा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं। ये सर्कुलर टर्न है, तो ये सर्कुलर टर्न फ्लैट नहीं होगा। देखो इट्स अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। ये बेसिकली ऐसा है, सर्कुलर टर्न ऐसे उठा हुआ है,
जो सर्कुलर टर्न है थोड़ा सा रेज्ड है, तो इसे मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर दोनों लाइन में कुछ फर्क तो नहीं है सर? अभी करा रहा हूँ ना फक, या मैं 3D ज्योमेट्री 3 डायमेंशन। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। दिस इज थीटा, और यहाँ आपकी कार है, तो ये कुछ ऐसे उठा हुआ टर्न। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा हाथ देखना, मतलब मैं 3 डायमेंशनल फिगर है, मैं बना के नहीं दिखा सकता, ऐसे नहीं है। पहले ऐसा था सर्कुलर टर्न, अब ऐसा है, ऐसे करके घूम रहा है पूरा टर्न। भाई ये ज्योमेट्री सबके समझ में आ रही है, क्योंकि विदाउट दिस ज्योमेट्री तो मैं कुछ करा ही नहीं पाऊंगा। सिर्फ ये ज्योमेट्री का खेल है, बाकी तो आप में से ज्यादातर लोगों को चीजें आती हैं। ये ज्योमेट्री समझ आई या नहीं आई? सर कैसे? सर वो रेलवे ट्रैक्स का एक क्वेश्चन था, उसमें रेलवे ट्रैक में उसका आउटर एज थोड़ा रेज्ड अप था। इसी से होगा, इसी से हो जाएगा। सर लेकिन रेलवे ट्रैक कैसे हो सकता है रेज्ड अप? रेलवे ट्रैक में जहां पर सर्कुलर टर्न होता है ना, तो वहां जो आउटर जो एज होता है, आउटर वाला जो रेल ट्रैक होता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। लाइक ये 2 ट्रैक्स हैं, तो अब मेरे पास ना, मैं मोड़ नहीं सकता इस पेन को। इसको मान लो कि ये बेंड ट्रैक है और ये जो की है ये भी बेंड है, तो ये वैसे तो सेम लेवल पर होते हैं, लेकिन जहां सर्कुलर टर्न होता है वहां ऊपर पीछे वाला थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और वो नहीं उठेगा तो फिर सर्कुलर ट्रैक पर कार की तरह ट्रेन भी स्किड कर सकती है। सर बट एक साइड से अगर उठा देंगे उसको, पटरी को, तो ट्रेन के गिरने के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? को 5 मीटर उठा दिया, कुछ mm का डिफरेंस। अच्छा ओके। mm का डिफरेंस। तो देखिए ये कार है, ऑफ द कार इज, कार पर देखिए क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। अब मैं यहाँ पर सारी फोर्सेस शो नहीं कर रहा, सारी फोर्सेस शो करूंगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। इस चीज को मैं अलग से आपको, ये सेंटर है ट्रैक, द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सर क्वेश्चन है जी सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो जहाँ पे कार चल रही है और जो आपने लाइन बनाई है 2 ट्रायंगल टाइप, तो ये जो है ये इसका जो फेंस लगे हुए हैं, इसका डिस्टेंस है? क्या ये कैपिटल आ? यस, नहीं ये नहीं सर, तो ये जिसके बीच में थीटा है, ये जिन 2 लाइंस के बीच में, ये 2 लाइंस क्या हैं? ये 2 लाइंस ना बेसिकली आपका रोड है। 1 मिनट रुको यार, मुझे कुछ पेपर लेना तो वो 1 मिनट रुको, मुझे कुछ पेपर लाने तो। और जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम्हें अभी 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। भाई मान लीजिए ये सर्कुलर टर्न है, ना एक सर्कुलर टर्न दिया हुआ ऐसे, ये है इसका, ये वो रीजन है जिसके ऊपर कार चलती है। अगर आप इस रीजन को 1 दे सकते हो कि ये फ्लैट रीजन ऐसा, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसका आउटर एज थोड़ा सा उठ जाए, इससे भी काम नहीं, लेकिन शायद आप देख ये सर, इसको जिसको मैं स्ट्रेट दिखा रहा हूँ, इसे प्लीज ये मान लीजिए कि ये ऐसे करके एक सर्कुलर टर्न दिया हुआ है, और ये सर्कुलर टर्न फ्लैट ना होकर ऐसा है, ये इनर एज है, ये आउटर है, और इसके ऊपर ऐसे चल के कार घूम रही है। रशाद आपको समझ में आ रही है ज्योमेट्री? यस सर, समझ आ रही है। अब वो जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक तो हॉरिजॉन्टल से कुछ उठा हुआ है ना, ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होगा। यस सर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेसिकली ग्राउंड है, और लाइन लाइन ड्रॉ करिए वो आपका रोड है ऐसा, जिसके ऊपर कार ऐसे कर कर मूव करे। अच्छा सर। डायमेंशनल ज्योमेट्री तो अच्छा। सो दिस इज मास एम। अब देखो इसमें फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो, तुम बोलोगे तो थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर भी आ जाएगी। बताते रहो जल्दी जल्दी क्या क्या फोर्स। जी
फ्रिक्शन एंगल mg डायरेक्शन mg सर नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन बहुत बढ़िया, good. फ्रिक्शन कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। और क्या एक्ट कर रहा है? सर फ्रिक्शन तो उस पे डिपेंड करेगा ना, गाड़ी बाहर निकल रही है अंदर जा रही है सर, गाड़ी तो बाहर जाएगी, अभी हम बाहर जाएगी तो सर नीचे लगेगा फिर, और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ। बहुत नहीं, हाँ सर, हाँ सर। सर एंगल ऑफ स्लाइडिंग वाले भी तो होगा। एंगल ऑफ स्लाइडिंग तो वो एंगल है जिससे कम अगर एंगल हुआ तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, तो यहाँ पर जो एंगल है दैट्स ग्रेटर देन एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ताकि ये स्लाइड भी कर सकती है। फ्रिक्शन की वजह से ये जब ये घूमेगा ना तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी कि ये बाहर चला जाए। तो जब ये बाहर जाने की इसकी टेंडेंसी होगी तो अंदर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। सर सेंट्रीपिटल नहीं करेगा? हम वही तो देख रहे हैं कि इन सब में से सेंट्रीपिटल कौन देगा। सेंट्रीपिटल तो रिक्वायरमेंट है ना इन्हीं सब। सेंट्रीपिटल एन साइन थीटा देगा ना सर? हाँ सर सेंट्रीपिटल तो एन का कंपोनेंट देगा साइन थीटा। देखेंगे वो कौन कौन देगा, अभी तो सारी फोर्सेस ना ड्रॉ करके रख लेते। सर ये दोनों जो लाइंस बनाई हमने, ये दोनों का लेंथ सेम नहीं है ना? इस साइड जो लाइन है ट्रैक में, लेंथ मैटर नहीं करेगी, लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लेंथ से मैं कुछ नहीं दिखाना चाह रहा। सर ये कार जो चल रही है किसके ऊपर चल रही है? ये कार एक रोड के ऊपर चल रही है, जो रोड ऐसे करके घूम रहा है। भाई तुम सीपी गए हो कभी रशाद? थोड़ा आसान है। कनाट प्लेस गए हो रशाद? यस सर। कनाट प्लेस में सेंट्रल पार्क के अराउंड एक सर्कुलर टर्न है। यस सर। वो रोड है, उस पे कार चल रही है। अब उस रोड का जो सेंट्रल पार्क की तरफ है एक आउटर एंड होगा। यस सर। तो ये जो पोर्शन ये वो है जो सेंट्रल पार्क की तरफ है इनर एंड, और ये आउटर है। ये आउटर वाला उठा हुआ है। ओके सर। कंपेरेबल ऐसा नहीं है, ऐसा है उठा हुआ है, और ऐसे करके सही जो स्लैंटिंग लाइन आपने बनाई है ये यही डिस्टेंस बता रही है? यही बता रही है कि ये ग्राउंड की कंपेरेबल थोड़ा सा उठा हुआ है। और ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये ग्राउंड है कि कितना उठा हुआ है। ग्राउंड ऐसा था, इससे इतना उठा हुआ है रोड। अच्छा। तो बैंकिंग ऑफ रोड में सर्कुलर टर्न हम पढ़ रहे हैं, बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। ये सर्कुलर ट्रैक बैंक्ड है, इनर एज के कंपेरेबल आउटर एज थोड़ा सा उठा हुआ है एंगल ऑफ थीटा से। सर मैंने लिख दिया सर। हाँ यार मैं देख रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। दिस थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये जो कार है इस पे देखिए क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द कार नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है। कार की टेंडेंसी है बाहर जाने की, तो यहाँ पर आउटर बाहर जाने की टेंडेंसी है ये कार की, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर। अब देखिए फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करें। तो देखिए ये mg, ये अगर एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी आपको थीटा मिलेगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी थीटा मिलेगा, टोटल 90 डिग्री। अब आपको वो फोर्सेस चाहिए, यहाँ कहीं सेंटर होगा सर्कुलर ट्रैक पर, आपको सारी फोर्सेस चाहिए जो अलोंग द सेंटर या परपेंडिकुलर टू द सेंटर एक्ट करें। तो ये रेडियस का डायरेक्शन है। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट यहां लोगे विच इज एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड्स आएगा विच इज एफ साइन। ये नॉर्मली एक्शन है, नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर होगा विच इज एन कॉस थीटा, एक कंपोनेंट लेफ्ट में होगा विच इज एन साइन। तो मेरी पहली चीज एक एक करके इंक्लाइन प्लेन पर रुकी इसलिए है क्योंकि इंक्लिनेशन कम है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करे जो उसको नीचे नहीं खींचने देगी। अगर आप, क्योंकि आप शायद पहली बार आई हैं इस क्लास के अंदर, अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सेंटर से अवे एक्ट करेगी, जो उसे नीचे नहीं लाएगी।
सो देखो यहाँ पर अब फोर्सेस देखिए क्या क्या एक्ट कर रही है। मैं यहाँ पर सारी फोर्सेस नहीं दिखा रहा, सिर्फ कंपोनेंट शो कर रहा हूँ। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है विच इज mg, f sin थीटा एक्ट कर रहा है, ऊपर n cos थीटा एक्ट कर रहा है, सर F cos थीटा along the friction act कर रहा है। along the center, और यहाँ n sin थीटा। तो अब जरा मुझे देखकर बताओ कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो along the center एक्ट कर रही हैं। सर f cos theta plus n sin theta is equal to mg square by r. N sin theta, F cos theta. F cos theta plus n sin theta will provide centripetal force. So n sin theta plus F cos theta will provide centripetal force. सर ये कैसे आया? कौन सा? सर हमने एंगल उधर क्यों लिया सर? n sin theta plus f cos theta कैसे आया? ये रिजॉल्व, ये फोर्सेस का रेजोल्यूशन समझ में आया? फोर्स का एक कंपोनेंट आया F cos theta, एक F sin theta। ये कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने आते हैं? ये कौन पूछ रहा था? पूछते हो तो खामोश हो जाते हो। Yes sir. हाँ, कंपोनेंट्स में। दूसरा ये नॉर्मली एक्शन है, वर्टिकल के साथ इसका कंपोनेंट थीटा। अब ये एंगल थीटा कैसे आया? भाई ये थीटा था, ये टोटल एंगल इज 90 डिग्री। ये थीटा तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना बचेगा? थीटा। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होता है वहां कंपोनेंट n cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n sin थीटा। और ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो n sin थीटा प्लस f cos थीटा होगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ देखो इधर सेंटर है सर्कुलर ट्रैक में, सेंटर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है? एक F cos थीटा एक्ट कर रहा है, एक n sin थीटा एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ऊपर देखो ये जो n cos थीटा है ये वर्टिकली अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, F sin थीटा और mg है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। कार उड़ नहीं रही, तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि n cos थीटा विल बैलेंस F sin थीटा प्लस mg। सर हाँ जी सर mg का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया हमने? हम जब भी सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चीजों को रिजॉल्व करते हैं रेडियस के अलोंग, रेडियस के परपेंडिकुलर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक। तो mg तो ऑलरेडी रेडियस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्शन है रेडियस का, और ये जो डायरेक्शन मैंने लिया है दिस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो mg तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये रीजन। और बताइए उजाड़ तुम कुछ? सर मैं पूछ रहा था सर, मैंने ऐसे लिया कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है सर, मैं बॉडी में बैठ के सर नॉन इनर्शियल फ्रेम की उससे लिया mv स्क्वायर बाय r। सही है ना सर? हाँ, रियलिटी चेंज। भाई इतना लिखिए। डन सर। मेरा 2-4 मिनट पेशेंस रखो, ये बस अभी लास्ट डेरिवेटिव वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करें। सर हाँ जी सर ये सर्कुलर मोशन बस इतना ही है? वर्टिकल सर्कुलर तो वर्क एनर्जी पावर में होगा। कुछ टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, तो वो वर्क एनर्जी पावर। ओके सर, ओके सर। असल में ये अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, वो एक ही चैप्टर है, उसको डिवाइड करा हुआ है तो अलग अलग तरह से डिवीजन हो। मैं रब कर दूं ये? नो सर। जल्दी लिखो, बस ये कैलकुलेशंस करनी है, खत्म ही है। जब आप लिख लो तो मुझे बताना इसको रब करना। डन सर। सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। No sir. Yes sir. हमने mg का कंपोनेंट नहीं निकाला तो फिर n cos थीटा का क्यों निकाला? नॉर्मल का तो ये इधर एक्ट कर रहा है, क्या ये नॉर्मल रेडियस के अलोंग एक्ट कर रहा है? नो सर, यस सर, समझ आ गया। सब कुछ रेडियस के अलोंग या रेडियस के परपेंडिकुलर? यस क्लास होगी ना सर्कुलर मोशन की, उसमें मैंने लिखा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस, वी नीड फोर्सेस अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर।
चलिए मैं शुरू का पोर्शन रख कर रहा हूँ। सर हाँ जी, सर इसमें सेफ लिमिट क्या होगी? अभी सेफ लिमिट आई नहीं बच्चे, सेफ लिमिट अभी आ रही है। तो हाँ, तो देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ना, जो कह रहा है n sin थीटा प्लस f cos थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। और आप यहां से फ्रिक्शन को लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, म्यू। फ्रिक्शन हमेशा म्यू1 के इक्वल होता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। So mv square by r is n sin theta plus mu n cos theta. इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर आगे का पोर्शन। यहां से आप n कॉमन ले लो, so you will get mv square by r is n is common. This is sin theta plus mu cos theta. That's first equation. इसके बाद देखो जो ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं n cos थीटा और डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था f sin थीटा और mg, तो ये n cos थीटा इस f sin थीटा और mg को बैलेंस कर जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि n cos थीटा या f sin थीटा प्लस mg इसे कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा। तो अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं mg हो जाएगा n cos थीटा माइनस f sin। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F है इसे आप म्यू n लिख सकते हैं। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो mg इज n cos थीटा माइनस म्यू n sin। तो mg आ गया इट्स n, इट्स cos थीटा माइनस म्यू sin। आप डिवाइड कर दीजिए 1 और 2 को। जब आप डिवाइड करेंगे इट्स mv स्क्वायर बाय r बाय mg, इट्स n sin थीटा प्लस म्यू cos। सर जी सर डाउट था पूछ लूं? एक मिनट, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। ओके सर ओके। सो n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। rg को राइट में ले जाओ, सो दिस इज rg, इट्स sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin। जब आप v लोगे इसे आप लिख सकते हैं रूट ओवर rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin। ये भी आ गया। अब इसके बाद इस पूरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। जब आप cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो v इज इट्स रूट ओवर rg, इट्स sin थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हैं, म्यू sin थीटा बाय cos। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जो अक्सर बुक्स में गिवन होती है, इट्स रूट ओवर इट्स rg, इट्स tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan।
और एक चीज और, अगर आपको लास्ट क्लास का याद है तो हम हमेशा इनइक्वालिटी लेते हैं। यहाँ मैं इनइक्वालिटी लूंगा, ये इनइक्वालिटी लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी या एटमोस्ट इक्वल हो जाएगी। तो जब मैं इनइक्वालिटी लूंगा यहाँ, इट्स लेस देन और इक्वल, इट्स लेस देन और इक्वल टू, इट्स लेस देन और इक्वल टू। तो जहां जहां mv स्क्वायर बार आया था वहां लेस देन और इक्वल, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ गया। और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू, ये लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से आप इक्वल टू लिख दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, सेफ लिमिट आ जाएगी। इतना लिख लीजिए बस, ये आखिरी डेरिवेशन थी जो रहती थी। हाँ अब बताइए उज़ैर, आप क्या पूछ रहे थे? ज्योमेट्री याद करना पड़ेगा सर, ये याद करना पड़ेगा v स्मॉलर देन rg tan थीटा प्लस u म्यू। अभी तो इसमें कई केसेस हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिए, लेकिन जो संडे में हाँ सर, मैं समझ गया सर आप किन की बात कर रहे हैं, लेकिन सर सर ये तो बहुत मुश्किल है सर। करना पड़ेगा, मुश्किल तो है लेकिन क्या। सर मैं ये बोल रहा था, हाँ सर मेरा डाउट ये था कि सर कुछ में तो सर बोल रहे थे टीचर की म्यू एन सीधे नहीं रख सकते। दोबारा बोलो सर कुछ मतलब f की वैल्यू म्यू एन नहीं रख सकते सीधे कुछ केसेस में। म्यू mg नहीं रख सकते, लेकिन हाँ मतलब सर म्यू एम डी, सॉरी सर म्यू mg कहाँ लिखा? जहाँ सुना करो वहाँ पर सुना करो, आधा आधा सुन के आते हो, परेशान रहते हो। चलो भी लिख लीजिए। तो ये कितने मार्क्स का आएगा सर? जो 3 मार्क का डेरिवेशन, और लॉज ऑफ मोशन में जिस डेरिवेशन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो ये। देखिए फिर इस पर एक आध न्यूमेरिकल करते हैं और आगे बढ़ेंगे। सर ये 2 फॉर्मूलाज है, दोनों याद करने हैं ना? एक ही तो है, इसी को तो अच्छा कन्वर्ट। सर सेम है, ओके सॉरी सर। सर ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों डाल दिया आपने? हमेशा बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन और इक्वल टू होती है। अगर मैं इक्वल ले रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सिखाया था मैंने एक दिन पॉकेट मनी और। यस सर। सर आंसर इन दोनों में से कोई सा भी यूज करके आ जाएगा सर? कोई सा भी आ जाएगा। ओके सर। अब्दुल्ला मुझे बताओ कहाँ से नहीं समझ में आया? अगर वजह ये कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं आता फिर तो प्रॉब्लम है। सेंट्रीपिटल फोर्स आता है आपको, लास्ट जो लेक्चर था लास्ट वेडनेसडे का वो हुआ था, तो फिर तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आता तो फिर तो रिवीजन लेक्चर्स में करेंगे। सर मेरा एक और डाउट था सर, पूछ लूं सर? एक मिनट अब्दुल्ला, मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या चाह रहे हो। सेंट्रीपिटल आता है नहीं आता? हाँ तो अब्दुल्ला थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा यार, ये ना आखिरी टॉपिक है सेंट्रीपिटल का, इसलिए परेशानी हो रही है। हमने सर ये आपने डिवाइड के बाद क्या लिखा है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। हाँ जब तक ये लोग लिख रहे हैं बताइए। हाँ जी तो देखिए यहाँ से आप वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू होगी वेलोसिटी की, इट्स रूट ओवर आर जी, इट्स tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। सर ये दोनों फॉर्मूलाज क्वेश्चन देख के हमें अंदाजा हो जाएगा ना कि क्या यूज करना है। तो आपसे मैक्सिमम ही पूछता है वैसे, मैक्सिमम इसी को सेफ लिमिट कहते हैं। सर ये तुमने निकाला क्यों है? आप ये देखना चाहते हो कि अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है और सर्कुलर ट्रैक को आपने बैंक कर दिया तो मैक्सिमम किस वेलोसिटी से आप कार को लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपने हिल स्टेशंस देखे हो वहां पर स्पीड लिमिट लिखी होती है, स्पीड लिमिट को क्रॉस मत करना। अगर आपने उस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर दिया तो आपकी कार स्किड कर जाएगी। तो सर्कुलर ट्रैक में अगर और थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये इसको आपकी वेलोसिटी क्रॉस नहीं करनी चाहिए कार की। अगर इसे क्रॉस कर गई तो ये स्किड कर गई। इसको सेफ
सर ये मेरा क्वेश्चन है कि जो एक बेंडिंग ऑफ रोड था उसमें भी सेफ लिमिट का फॉर्मूला था और वो अलग है, ये अलग है ना? ये बैंकिंग का है, वो बेंडिंग का था। ये बेंडिंग में रोड फ्लैट थी, फ्रिक्शन सिर्फ आप सेंट्रीपिटल फोर्स से फ्रिक्शन से आ रही है। यहाँ पर रोड फ्लैट नहीं है, बैंड है, उठी हुई। ये फर्क है। मतलब दोनों का फॉर्मूला अलग ही है पूरा। अब अगर मैं वो आपसे कभी क्वेश्चन में कही, एनसीईआरटी ने एक आध जगह कहा हुआ है, वो कह रहा है ऑप्टिमम स्पीड निकालो, तो उसको ऑप्टिमम स्पीड से मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन ना लें, विदाउट टेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन ना लें, विदाउट टेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर आप फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो मुझे बताओगे इस टर्म में क्या चेंज आएगा? सर हम फ्रिक्शन ही नहीं लेंगे सर फिर उसमें। हाँ, आप कह रहे फ्रिक्शन नहीं है, तो रोड के फ्रिक्शन से लेनी नहीं है स्पीड, तो बताओगे मुझे यहाँ क्या पूरी कैलकुलेशन? सर सिर्फ n बचेगा ना? यस सर। यस सर। जीरो हो जाएगा ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है यहाँ एक्सप्रेशन में, यस सर। जीरो रख दो। सर फिर तो n बचेगा सर ये उसको पूरा बचाने वाला। 0 है। देखते हैं जीरो होगा या नहीं होगा। इट्स रूट ओवर आर जी रूट आर जी बचा। tan theta plus 0 divided by 1 minus mu tan theta. mu तो जीरो हो गया, 1 minus 0, तो क्या बच गया? सर rg tan थीटा। और आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में आंसर्स गलत ना दिया करें, किसी पर कोई इंप्रेशन एस्टैब्लिश नहीं करना। मैं तो बड़ा न्यूट्रल आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना अंदाजा हो जाता है इस चीज से कि कौन एफर्ट्स लगा रहा है, मेरे लिए वो चीज बहुत है। आंसर सही आंसर गलत से बहुत फर्क मुझ पर नहीं पड़ता, और बाकी लोग तो आपको जानते ही नहीं है, तो उन पर तो इंप्रेशन का कोई फर्क पड़ेगा। गलतियां मत करिए, एक बार दिमाग को गलती करने की आदत पड़ गई तो फिर आप एंट्रेंसेस में रोते रहोगे कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत चली जाए। कोर्सेज सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपको एक सिलेबस पढ़ा दिया गया, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है जो अल्टीमेटली जब आप बैठते हैं एग्जाम देने के लिए तब काम आती है। जल्दबाजी में गलतियां ना किया करो। रूट ओवर आर जी टैन थीटा दैट्स वी मैक्स। भाई मेथ्री मिनिमम क्यों होगा बताइए? अगर v है लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3v की मिनिमम, v 3 से कम है या इक्वल है, तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम होगा ना, या तो 3 से कम है या 3 के बराबर है, तो सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, इसीलिए वहां मैक्सिमम। चलिए इतना लिख लीजिए। ऑप्टिमम स्पीड अगर वो आपसे कह रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे कहता है कि फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन मतलब, इतना लिखो। एक न्यूमेरिकल करते हैं जो मैंने शायद असाइनमेंट में दिया था, और उसके बाद फिर हम वर्क एनर्जी पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिखिए, सेम बैंकिंग रोड के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स में भी होती है, रेलवे ट्रैक्स में भी सेम बैंकिंग। भाई सब लिख चुके हैं? रब कर दूं इसको? यस सर। यस यस सर। नो सर। नो वाला इतनी देर में क्यों बोलते हो? डन। अब हो गया? यस सर हो गया। A train
has to negotiate a curve of 400 meter सर ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। जी असाइनमेंट, बस मैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ताकि आप 2 बार कर दो। शुड द आउटर रेल, इसको लिख लेना क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करो, बी रेज्ड with respect to inner rail or सही क्या लिखा है? बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। with respect to inner rail for speed of 48 kilometer per hour. सर ये आप लिख दो लीजिए तो बार एक बार लिख दिया है। एक सेकंड, मैं एक बार लिख लूं, आप लोग बीच में पूछते रहते हैं, लिख लूं फिर उसके बाद पूछना। रेल इज व्हाट? हाँ जी, अब बताइए क्या हुआ? सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए सर, मेरे को समझ नहीं आया था ये सर। Negotiate a curve of 400 meter. By how much should the outer rail be raised with respect to inner rail for speed of 48 km per hour? ये अभी जब मैंने क्लास शुरू करी थी तब भी मुझसे किसी ने पूछा था कि रेलवे ट्रैक्स कैसे रेज हो सकते हैं। मान लीजिए इसे आप मानिए कि ये एक रेल, पटरियां होती है ना रेल की पटरियां, ये वो है एक रेल। यूजुअली ट्रैक में दोनों रेल सेम लेवल पर होते हैं और उसके ऊपर ट्रेन चलती है, लेकिन जहां सर्कुलर टर्न आता है वहां ये दोनों सेम लेवल पर नहीं होंगे। अगर ये एक रेल है तो दूसरा थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सेंटीमीटर उठा दिया एक्सीडेंट हो जाएगा। अब कुछ mm से, कुछ 0.1 सेंटीमीटर, कुछ इसे रेस कर दिया थोड़ा। तो ये कह रहा है ये इनर रेल है, ये आउटर रेल है। इनर रेल के कंपेरेबल आउटर रेल को उठा दिया। 2 पटरियां होती है ना, अगर टर्न ऐसा है तो इधर वाला इनर होगा, दूसरा वाला आउटर हो जाएगा। आउटर रेल को थोड़ा सा उठाए। सर जब इतना मिनिमम बैंकिंग किया है तो वो तो नेग्लिजिबल होगा एक तरह से। देखो नेग्लिजिबल नहीं होगा, आप देखो कैसे फर्क पड़ा है आपके लिए। रशाद 0.1 नेग्लिजिबल है या नहीं है? सर मैं क्या कहूँ, हो भी सकता है नहीं भी। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस केस में वो जो आप mm को नेग्लिजिबल मान रहे हैं वो नेग्लिजिबल नहीं है। आप देखेंगे सर लेकिन ये तो ट्रेन तो सर बहुत ही बड़ी होती है सर, उसके लिए तो नेग्लिजिबल होना चाहिए ना सर। अभी देखते हैं कि जब आप यहाँ पर एक्चुअल में स्पीड ले रहे हो ना 48 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको दिख जाएगा कि ये टर्म नेग्लिजिबल है या नहीं है, मतलब क्या ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रही है इसके ऊपर। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा भी जो रेस करा हुआ आएगा ना, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपके सिस्टम पे। सर हाँ जी बोलिए। सर ये 400 मीटर उसका डिस्टेंस है इनर रेल और अभी बता रहा हूँ मैंने, इनर रेल और आउटर रेल के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। ये सर्कुलर ट्रैक, तो देखिए ऐसा, ये एक रेल है सर्कुलर ट्रैक पर, ये दूसरा रेल है। जो एवरेज रेडियस है ट्रैक का, दैट रेडियस इज 400 मीटर। बट दिस फिगर शुड बी अ 3 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि जो बाहर वाला है ना ये सेम लेवल पर नहीं है। ये इनर रेल है, दिस इज इनर रेल, दिस आउटर रेल। तो इनर के कंपेरेबल आउटर वाला रेल थोड़ा सा उठा हुआ है, रेज्ड है। ये दोनों सेम लेवल पर नहीं है, एक यहाँ है तो दूसरा ऐसे कर कर उठा हुआ है। अब उसको मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता, उससे मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये फर्स्ट रेल है, दिस इज इनर रेल, मेरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, दिस इज इनर रेल। ये इनर रेल का लेवल है जो बेसिकली आप ये आउटर रेल है जिसे मैंने उठा रखा है, दिस इज आउटर रेल। सिर्फ एक यही तरीका है इस चीज को बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाने, ये आउटर रेल।
इनर रेल के कंपेरेबल आपने आउटर रेल को h हाइट से उठा दिया। इनर रेल और आउटर रेल के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 1 मीटर। सर एक सेकंड सर एक और बार बता दीजिए। ठीक, तो इनर रेल और आउटर रेल के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 1 मीटर। ये हाइट है जितनी हाइट से रेज किया, ये थीटा है जिस थीटा को आप कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग। दोबारा और आखिरी बार सुन लीजिए, इसके बाद मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल होगा, मुझे आगे भी चीजें शुरू करनी। सर आर बता दी कैसे लिया आपने? सुन लीजिए पहले इनर और आउटर रेल कैसे हैं। भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, इसे आपने मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक था, ये इनर रेल, ऐसी एक आउटर रेल और है। जो आउटर रेल है इसके साथ सेम लेवल पर नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ। सर जिसको नहीं समझ में आ रहा था दोबारा देखिए, ये इनर रेल है, आउटर, ये आउटर रेल पर नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ, ये सिस्टम दिया हुआ है। अब इस चीज को मैं बोर्ड पर ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, तो ये, और यहाँ कहीं सेंटर होगा ट्रैक का, यहाँ कहीं सर्कुलर ट्रैक का सेंटर रहा होगा, तो ये पूरा रेडियस है, यहाँ से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस इस रेडियस। अब आप में से अगर कुछ ढंग से सोचेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इनर ट्रैक और आउटर ट्रैक से रेडियस अलग अलग आता है। यस सर। बैंकिंग की Yes, जाए sir. तो क्या फर्क सर पड़ेगा? वही तो पूछ रही, मतलब ये कैसे, कहाँ एवरेज है ये इनर रेडियस आएगा, आप यहाँ से लोगे, ये आउटर रेडियस आएगा। अब इन Yes, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना रेल्स के, दैट्स जस्ट 1 मीटर। तो इनर और आउटर रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसे इसीलिए एक एवरेज माना, ऑलमोस्ट एन एवरेज। अब इनर रेल और आउटर रेल के बीच में जो, अब सर ये ट्रायंगल वाला नहीं समझ में आया सर। ये समझ में आया? यस सर वो तो आ गया था, ये 1 मीटर की क्या है मतलब। तो दूसरा वाला जो रेल है ये उठा हुआ है, ये भी दिमाग में जा रही है बात, या बाहर? यस सर। अब उठा हुआ मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, 3 डायमेंशन तो नहीं दिखा सकता कि ये बाहर उठा हुआ है। तो यस सर। जो रेल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसे मैंने अपनी स्क्रीन के परपेंडिकुलर ले लिया। ये रहा मेरा पहला रेल, मेरी ऐसे रखा होगा, जैसे ये पेन दिख रहा होगा आपको वीडियो। यस सर। आउटर रेल भी मेरी स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा, और इनर और आउटर रेल सेम लेवल पर है या आउटर थोड़ा सा रेज्ड है? सर आउटर रेज्ड। आउटर रेज्ड, जो तो मैंने आउटर को रेज करके दिखाया। यस सर। तो सर 1 मीटर तो हाइट हो जानी चाहिए ना? हाइट क्यों हो जाएगी? दोनों रेल्स के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। सर तो ये है हाइट ग्राउंड से होती है कि रेल्स के बीच का सेपरेशन? सेपरेशन। एक रेल ये है, दूसरी रेल ये है, ये जो सेपरेशन होगा ना दोनों रेल्स के बीच। यस सर समझ में आ गया। हाँ जी, 1 मीटर गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है। सर हाँ जी बताइए। सर एच निकालना है ना हमें इसमें? तो ये सीधा सीधा लिखा रहता है, उसके बावजूद तुमने डिसाइड कर पाते हो। सॉरी सर सॉरी। हाँ जी, आपको ये h कैलकुलेट करना है। अब ये h कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्रिक्शन नहीं दिया उसने कहीं भी, तो आपको पता है सेफ लिमिट जो होगी वो सेफ लिमिट होगी √/rg टैन, बिकॉज फ्रिक्शन की कोई बात नहीं, ऑप्टिमम स्पीड हम यूज करेंगे, फ्रिक्शन 0 ले लेंगे। v आपको जो दिया है दैट v इज 48 किलोमीटर पर आवर। अब इस 48 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। v is 48 kilometer per hour, which is 48 into 5/8. सर हम इधर ऑप्टिमम स्पीड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने कहीं भी फ्रिक्शन दिया है क्या? देखो जरा पढ़ो क्वेश्चन। नो सर नहीं। कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहा है। कहता आपसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ले लेते। भाई अब मैं आपके लिए छोड़ दूं, tan थीटा आप निकाल लोगे? यहां से आप tan थीटा निकाल लीजिएगा, और tan थीटा अगर आ जाएगा तो tan थीटा क्या होता है? p/b, वहां से आप h निकाल सकते। करना जरा इसे कैलकुलेट, tan थीटा किसी का आया आंसर?
सर मुझे बस ये पूछना था कि सर R400 लेंगे ना सर? लाख 400 ले। ओके बस। तो ये आपका काम है, यहाँ से आप tan थीटा निकाल दोगे। चलिए इतना लिखिए, आई एम स्टार्टिंग वर्क एनर्जी का। अब इसमें एक बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, इट्स योर होमवर्क। सिमिलर कैलकुलेशन है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं। ये आप खुद देखोगे सर हाइट आ गई 4 मीटर, बिना tan थीटा दिया। tan थीटा आया 4/90। 4/90 फिर सही है। अगर tan थीटा 4/90 सही है तो फिर tan थीटा के बाद तुम्हें बेस भी तो निकाली होगी। ये बेस कितना आ जाएगा? इट्स 1 माइनस h स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बनेगी h, तब h आएगा। भाई ये tan थीटा कैलकुलेट करना आपका काम। सर जी सर tan थीटा आ गया तो h बाय वही तो होगा ना सर? tan थीटा सीधे तो लगा सकते हैं सर। थीटा क्या होता है? h बाय h होता है, हाइपोटेनस आता है, बेस आता है। सर सब परपेंडिकुलर P बाय by बेस B। होता है। क्या होता है? P बाय B। b क्या है? परपेंड h। अबे बेस क्या है? सर बेस जो आपने सर 1 माइनस h स्क्वायर लिखा है। उसे सब्स्टिट्यूट करोगे तब जाके तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनेगी h, वहां से h आएगा। अच्छा ओके सर ओके सर। चलो जी, ये आपका काम है, ये क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करना। लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ, आई एम स्टार्टिंग वर्क एनर्जी का। ये लिख लिया सबने? और ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जो होमवर्क है, एनसीईआरटी खोलो, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन जो मैंने आपको भी करा। सर उसमें एक और क्वेश्चन था असाइनमेंट में, सर वो भी करा दीजिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन बच्चे मैं अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ये कई नए बच्चों को शायद ओके सर। इनको मिल जाएगा। डन सर। Done, sir. दिस कंप्लीट्स द लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ एक टॉपिक और होता है विच इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन वो वर्क एनर्जी इन पावर में करेंगे। रीजन सिर्फ ये है कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, जो आप वर्क एनर्जी इन पावर में सीखोगे। सो स्टार्टिंग यूनिट नंबर 4, वर्क एनर्जी इन पावर। नहीं फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चों। सर चैप्टर खत्म, जी चैप्टर तो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करा रहे हैं अभी। जी, वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करा। फातिमा रब कर दूं? यस सर।